हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तो बताते हैं, लेकिन आप लॉन्ग क्वेश्चन को क्यों नहीं बताते। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले भी बता चुका हूं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश के ऐसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा नंबर लेकर आओगे। और ये वीडियो इतना ज्यादा खास क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है सबको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, आपके सप्लीमेंट्री में टोटल 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन वन वीडियो, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी ऐसे समझाऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ कि डायरेक्टली आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस किस चैप्टर के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे द थर्ड लेवल चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को, फिर द टाइगर किंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को, फिर हम पढ़ेंगे द एनिमी चैप्टर के क्वेश्चन को, फिर ऑन द फेस ऑफ इट, और फिर लास्ट चैप्टर हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इन 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि एक चैप्टर का मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 चैप्टर है टोटल, मैं आपको 6 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आपको सारे क्लासेस मिलते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, यानी कि मनोचिकित्सक कौन था। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक का मतलब देखिए, जो टेंशन या और सारी चीजें होती हैं उसका जो इलाज करता है वो कौन कहलाता है भैया, वो मनोचिकित्सक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई मान लीजिए मानसिक रूप से कमजोर है तो उसका जो डॉक्टर होता है वो मनोचिकित्सक होता है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, यानी कि व्हाट क्या डिड ही से उसने कहा अबाउट के बारे में, द थर्ड लेवल के। तो उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा। क्वेश्चन आपका 2 है इसमें छोटा छोटा। एक तो मनोचिकित्सक कौन था, दूसरा उसने तीसरे तल यानी कि द थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा। तो देखो, आंसर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मेरे साथ जो कुछ मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे लिखकर आओगे पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानिए साइकियाट्रिस्ट होता क्या है। ये साइकियाट्रिस्ट एक मनोचिकित्सक इज है। ये फिजियन का मतलब होता है चिकित्सक, हु जो स्पेशलाइज का मतलब होता है विशेषता रखना। ठीक है, विशेषता रखता है इन साइकियाट्री यानी कि मनोचिकित्सा में। तो मनोचिकित्सक एक चिकित्सक होता है जो मनोचिकित्सा में विशेषता रखता है। अब आप कहेंगे सर ये चिकित्सा क्या लगा रखा है। मतलब ये है कि मनोचिकित्सक जो है वो एक चिकित्सक होता है, ठीक है, जो कि मनोचिकित्सा में विशेषज्ञता रखता है। ठीक है, ये होता क्या है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि द ब्रांच एक शाखा ऑफ मेडिसिन यानी कि दवाओं का। ठीक है, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित। ठीक है, टू द डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, स्टडी अध्ययन, एंड ट्रीटमेंट का मतलब तो सबको पता है भाई, ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि मानसिक विकारों, मानसिक रोग जो होते हैं। ठीक है, तो ये चिकित्सा की वो शाखा है जो साइकियाट्री है, ये चिकित्सा की वो शाखा है जो मानसिक विकारों के निदान, रोकथाम, अध्ययन और उपचार के लिए समर्पित है। मतलब इसमें मानसिक विकार जो होते हैं, कोई मेंटली डिसऑर्डर है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो उनके डॉक्टर होते हैं। आगे देखिए, इन द स्टोरी, इस कहानी में, ठीक है, कहानी में सैम
वाज था द साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक। तो इस कहानी में सैम मनोचिकित्सक था। चार्ली क्लेम्ड, चार्ली ने दावा किया दैट की दियर बियर, यहां थे 3 लेवल्स यानी कि 3 स्तर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, बट लेकिन नो वन वाज रेडी टू बिलीव इट, बट लेकिन नो वन कोई भी नहीं वाज रेडी तैयार था टू बिलीव विश्वास करने के लिए। ठीक है, तो जो चार्ली है उसने दावा किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 स्तर थे, 3 लेवल थे, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। When Charlie told his friend, when Charlie, जब चार्ली ने told बताया his friend, अपने मित्र सैम को, उनका जो फ्रेंड है वो सैम है। ठीक है, अबाउट के बारे में, द थर्ड लेवल के, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो जब चार्ली ने अपने मित्र सैम को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया, ही एनालाइज, उसने, एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, तो उसने विश्लेषण किया दैट की इट वाज, ये था जस्ट, सिर्फ ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है बताइए? जागृत स्वप्न। ठीक है, विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है इच्छा पूर्ति। तो उसने विश्लेषण किया कि यह सिर्फ एक जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति थी, बाकी कुछ नहीं है द थर्ड लेवल। ठीक है, आगे देखिए, अभी मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लेना। इट वाज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि ये वाज था नथिंग, कुछ नहीं, बट लेकिन एन अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास। ठीक है, टू इसके बचने का, फ्रॉम से द हार्श रियलिटीज, जो कठोर वास्तविकताएं हैं, आप मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की। तो ये थर्ड लेवल कुछ और नहीं था बल्कि आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक प्रयास था, एक माध्यम था, व्हिच, जो इज फुल, भरा था आप इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, वार का मतलब होता है युद्ध, फियर भय, वरी चिंता, एंड टेंशन और तनाव से। ठीक है, जो असुरक्षा, युद्ध, भय, चिंता और तनाव से भरा था, बाकी थर्ड लेवल कुछ नहीं था। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे ताकि आपका क्लियर हो सके। वर्ड बाय वर्ड मैंने बता दिया, अब मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। देखो, क्वेश्चन आपका है कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, यानी कि मनोचिकित्सक कौन था, उसने तीसरे लेवल के बारे में क्या बताया। तो देखिए, ये साइकियाट्रिस्ट इज ए फिजिशियन हु स्पेशलाइज्ड इन फिजिएट्री, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिवोटेड टू द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि मनोचिकित्सक एक चिकित्सक होता है जो मनोचिकित्सा में विशेषज्ञता रखता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिवोटेड टू द डायग्नोसिस, और यह चिकित्सा की वो शाखा है जो मानसिक विकारों के निदान, रोकथाम, अध्ययन और उपचार के लिए समर्पित है। ठीक है, इन द स्टोरीज, कहानी में सैम वाज द साइकियाट्रिस्ट, सैम एक साइकियाट्रिस्ट था। ठीक है, चार्ली क्लेम्ड दैट देयर बियर 3 लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट नो वन वाज रेडी टू बिलीव, यानी कि चार्ली का मानना था। ठीक है, चार्ली का मानना था, चार्ली ने दावा किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 स्तर थे, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। ठीक है, 3 तल थे। आगे देखिए, व्हेन चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड सैम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ही एनालाइज्ड दैट इट वाज जस्ट ए वेकिंग ड्रीम विल फुलफिलमेंट, यानी कि जब चार्ली ने अपने मित्र सैम को द थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल पर द थर्ड लेवल के बारे में बताया, तो ही एनालाइज दैट इट वाज जस्ट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो उसने विश्लेषण किया कि यह सिर्फ एक जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति थी। इट वॉज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये और कुछ नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक प्रयास था, which is full of insecurity, war, fear, worry and tension, जो असुरक्षा, युद्ध, भय, चिंता और तनाव से भरा था। बस हो गया। एक क्वेश्चन को हमें पढ़ने में 7 से 8 मिनट लग गए, तो अभी तो 6 क्वेश्चन है भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, कुछ करना है, अच्छा नंबर लाना है तो इसको पढ़कर जाना है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग। देखिए, ये द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड, यानी कि ड्रॉ ये कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए ऑफ द टाइगर किंग का इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में टाइगर किंग का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो देखिए कौन थे टाइगर किंग, क्या क्या किया उन्होंने, उसके बारे में आपको यहां पे लिखना होगा। देखो, क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज जंग बहादुर वाज वो लाए ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, जो युवराज जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप, उनका पालन पोषण हुआ बाई के द्वारा, एन इंग्लिश गवर्नेंस एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा। तो युवराज जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा किया गया। ठीक है, ही वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन, यानी कि ही वाज ट्यूटर्ड, उन्हें पढ़ाया गया, इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज से। तो उन्हें एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन ही ग्रू टू 20 ही टुक द राइन इन हिज हैंड, यानी कि व्हेन, जब ही ग्रू टू 20, वो 20 साल के हुए, ही टुक, उन्होंने ले लिया, द राइन, शासन, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। तो जब वो 20 वर्ष का हुआ तो उसने शासन अपने हाथों में ले लिया, जो टाइगर किंग जी हैं। ठीक है, विदिन ये स्पेन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि विदिन के बीच ए स्पेन ऑफ 10 ईयर, 10 सालों के अंदर, मतलब जब वो 10 साल के भीतर ही उसने किल्ड, मार दिया 70 टाइगर, 70 बाघों को। 10 साल के अंदर ही उन्होंने 70 बाघों को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि कुछ ज्योतिषी, जब उनका जन्म हुआ टाइगर किंग का, तो कुछ ज्योतिषी उनके घर पर आए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि आपकी मृत्यु जो है वो बाघ के कारण होगी। तब से टाइगर किंग ने यह निर्णय लिया कि हम सारे बाघों को मार देंगे, जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो हमारी मृत्यु कैसे होगी भाई, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यानी कि यह वाज थी हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यानी कि उनकी ही रणनीति। ठीक है, यानी कि यह उन्हीं की रणनीति थी। ठीक है, मुख्य रणनीति, मास्टर स्ट्रेटजी का मतलब होता है मुख्य रणनीति। टू मैरी, शादी करना एक गर्ल, एक लड़की से, ऑफ ये स्टेट, उस राज्य के, व्हिच, जिसमें हैड ये लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बाघों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो एक राज्य की लड़की से शादी करना जिसके राज्य में बाघों की जनसंख्या ज्यादा थी, यह राजा की मुख्य रणनीति थी कि मेरे यहाँ भैया 70 बाघों को मैंने मार दिया है, अब हम ऐसी लड़की से शादी कर ले जिसके यहाँ बाघ ज्यादा होंगे, तो मैं उनको वहां पे मार दूंगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया था कि जो 100वां बाघ होगा उसी से आपकी मृत्यु होगी। तो ये 100 बाघों को मारना चाहते थे, 70 मार चुके थे, सोच रहे थे शादी कर लेंगे, ससुर जी के राज्य में जाएंगे, हम तो दामाद हैं ही, मारेंगे बाघों को। ठीक है, सो ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर इन ऑल, और जब उन्होंने ऐसी लड़की से शादी कर ली जहां बाघों की संख्या ज्यादा थी, सो इसलिए ही वाज एबल, वो समर्थ हुए, टू किल 99 टाइगर, 99 बाघों को मारने में, इन ऑल, कुल मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार वो कुल मिलाकर 99 बाघों को मारने में सक्षम हुए, उन्होंने 99 बाघों को मार दिया। ठीक है, आगे देखिए, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, दैट की हिज डेथ, उनकी मृत्यु वुड कम, होगी, फ्रॉम ये टाइगर, एक बाघ से। तो मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी उसकी मृत्यु बाघ से होगी। इट इज आयरोनिकल, यानी कि यह विडंबना ही है, दैट की द किंग मेट, राजा जी की जो मेट, हिज डेथ, उनकी जो मृत्यु हुई, बाई ये वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ से हुई। तो ये विडंबना ही है कि राजा की मृत्यु एक लकड़ी के बाघ के हाथों हुई भैया। ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ, अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे लकड़ी के बाग से, लकड़ी के बाग का एक छोटा सा टुकड़ा उनके हाथ पे जाके चुभ गया और संक्रमण बढ़ गया, उनकी मृत्यु हो गई भाई। अब ज्योतिषी जी ने तो कहा था कि बाघों से होगी, अब लकड़ी का होगा कि ओरिजिनल होगा ये तो नहीं बताया था भाई। ठीक है, तो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। एट लास्ट, अंततः द 100 टाइगर, 100वें बाघ ने टुक रिवेंज, बदला ले लिया, अपॉन हिम, उनसे। ठीक है, तो आखिरकार 100वें बाघ ने उससे बदला लिया। वन ऑफ द सिल्वर पियर्स्ड, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, द महाराजाज राइट हैंड, उनके दाहिने हाथ में चुभ गया। ठीक है,
यानी कि एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उनके दाहिने हाथ में लगा। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और संक्रमण पूरी तरह फैल गया, जिससे राजा जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। और वो कौन थे? तो क्वेश्चन था कि ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड, यानी कि अपने शब्दों में टाइगर किंग का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश गवर्नेंस, यानी कि युवराज जंग जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा किया गया था। ही वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, उन्हें एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में पढ़ाया था। व्हेन ही ग्रू टू 20 ही टुक द राइन इन हिज हैंड, जब वो 20 वर्ष के हुए तो उसने शासन अपने हाथों में ले लिया। विद इन ए स्पैन ऑफ 10 years ही किल्ड 70 टाइगर, और 10 साल के भीतर ही उन्होंने 70 बाघों को मार डाला। इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरी ए गर्ल ऑफ ए स्टेट व्हिच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उनकी ये रणनीति थी कि उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी किया जिनके राज्य में बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सो ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर इन ऑल, इसलिए उन्होंने कुल मिलाकर 99 बाघों को मार डाला अपने ससुराल में जाकर। ठीक है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, क्योंकि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु बाघ से होगी। इट इज आयरनिकल दैट द किंग मेट हिज डेथ बाय ए वुडन टाइगर, और ये विडंबना ही है कि राजा की मृत्यु एक लकड़ी के बाघ से हुई। एट लास्ट द 100 टाइगर टुक रिवेंज अपॉन हिम, अंततः 100वें बाघ ने उनसे बदला ले लिया। वन ऑफ द सिल्वर पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उस लकड़ी के बाघ का एक छोटा सा टुकड़ा उनके दाहिने हाथ में जाकर चुभ गया। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और जो संक्रमण है पूरी बाह में उनके फैल गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई भैया। तो इस तरह से राजा जी की मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे थर्ड चैप्टर से है, डीप वाटर से। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब, वर्णन करो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में, ऑन द बेसिस के आधार पर, ऑफ द लेसन, लेसन के, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्योंकि चैप्टर का नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। डीप वाटर तो हमारे प्रोज में है। ठीक है, तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हमारा तीसरा चैप्टर है सप्लीमेंट्री में। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने शब्दों में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का वर्णन करो। आखिर अंटार्कटिका है क्या और उसकी सैर क्यों किया टिस्साना? ठीक है, आगे देखिए। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि अंटार्कटिका इज है द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ड्राइएस्ट शुष्क एंड विंडिस्ट, और सबसे तेज हवा वाला कंटिनेंट, महाद्वीप इन द वर्ल्ड, संसार का। तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। ठीक है, इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained ये ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ये इज है द ओनली प्लेस, एकमात्र ऐसी जगह इन द वर्ल्ड, संसार की। ठीक है, which जहां हैज नेबर कभी भी नहीं, सस्टेन्ड रही ये ह्यूमन पॉपुलेशन, एक मानव आबादी। तो ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां कभी मानव आबादी नहीं रही, मतलब आदमी नहीं रहे। इन दिस रेस्पेक्ट इट इज ओरिजिनल, यानी कि इन दिस रेस्पेक्ट, इस दृष्टि से, इट इज ओरिजिनल, ये मौलिक है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, इट होल्ड, यानी कि इसमें समाहित है, 500,000 ईयर्स, लगभग 50 लाख साल। ठीक है, 500,000 का मतलब 5 लाख वर्ष। ठीक है, देखिए 10 लाख जो है वो मिलियन होता है, और 500,000 ईयर है, यानी कि 5 लाख वर्ष। ठीक है, ओल्ड, पुराना, कार्बन रिकॉर्ड, यानी कि कार्बन रिकॉर्ड एम्बेडेड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। ठीक है, यानी कि इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड समाहित है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यानी कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए द पास्ट, मतलब पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट, वर्तमान काल, एंड फ्यूचर, और जो फ्यूचर है। ठीक है, इसको समझने के लिए, भविष्य को समझने के लिए, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, वन शुड विजिट, आपको भी यात्रा करनी चाहिए अंटार्कटिका की, यानी कि पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका की यात्रा करनी चाहिए सबको। ठीक है,
अब हम कब जाएंगे भाई, देखा जाएगा। अंटार्कटिका हैज सिंपल इकोसिस्टम, यानी कि अंटार्कटिका के पास है सिंपल साधारण इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। तो अंटार्कटिका में सरल पारिस्थितिकी तंत्र है। देयर इज लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि देयर इज लैक यहाँ कमी है, ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की, तो जैव विविधता का यहाँ पे अभाव है। इट इज द परफेक्ट प्लेस, यानी कि ये सबसे अच्छा स्थान है टू स्टडी अध्ययन करने के लिए। हाउ चेंज कैसे बदलता है इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो होता है, ठीक है, कैन हैव बिग रिप्रेस्यूशन, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है कि पर्यावरण में परिवर्तन के बड़े बड़े परिमाण कैसे हो सकते हैं। देखिए रिपरक्यूशन का मतलब होता है परिमाण, ठीक है, तो ये जो है अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है। क्या, जो अंटार्कटिका है, कि पर्यावरण में परिवर्तन के बड़े बड़े परिणाम कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड ये कहलाता है द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अंत, ठीक है, बिकॉज क्योंकि नो ह्यूमन एग्जिस्ट, कोई भी ह्यूमन अस्तित्व नहीं है यहाँ पे ऑन इट, इस पर एक्सेप्ट द के अलावा द साइंटिस्ट, उन साइंटिस्टों के टू गो जो गए हैं फॉर रिसर्च पर्पस, यानी कि वैज्ञानिक शोध के लिए, ठीक है, यानी कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब होता है शोध, ठीक है, पर्पस उद्देश्य से। तो देखिए इसे पृथ्वी का अंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर शोध के लिए जाने वाले वैज्ञानिक के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, केवल वही लोग गए हैं जो कुछ रिसर्च करने के लिए वहां पे गए हैं, वही केवल गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा था कि डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पार्ट के आधार पर अंटार्कटिका का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड व्हिच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां कभी मानव आबादी नहीं रही। इन दिस रेस्पेक्ट इट इज ओरिजिनल, इस दृष्टि से ये मौलिक है। इट होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स एम्बेडेड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड समाहित हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ वन शुड विजिट अंटार्कटिका, यानी कि पृथ्वी के अतीत जो बीत गया, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका की यात्रा करनी चाहिए। अंटार्कटिका हैज सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका में सरल पारिस्थितिक तंत्र है। देयर इज लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ जैव विविधता का अभाव है। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ चेंज इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशन, यानी कि ये अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है कि पर्यावरण में परिवर्तन के बड़े परिमाण कैसे हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द अर्थ बिकॉज नो ह्यूमन एग्जिस्ट ऑन इट एक्सेप्ट द साइंटिस्ट टू गो फॉर रिसर्च पर्पस, यानी कि इसे पृथ्वी का अंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर शोध के लिए जाने वाले वैज्ञानिक के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, यानी कि जो शोध के उद्देश्य से गए, रिसर्च के उद्देश्य से गए, वही केवल गए हैं, इस पर मानव जाति नहीं है, वहां पे अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भैया, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एनिमी चैप्टर का। देखो राइट ये कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना, इसमें हाना जी हैं, तो आपको हाना का चरित्र चित्रण करना है। हाना कौन थी, कौन है, ठीक है। तो देखिए हाना एक लड़की है, काफी यंग है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो हाना इज ये यंग, एक युवा, डेलिकेट नाजुक एंड ब्यूटीफुल वोमेन और सुंदर महिला। तो हाना जो है वो एक युवा, नाजुक और सुंदर महिला है, ठीक है। आगे देखिए, सी मेट सदाओ, सी वो मेट मिली सदाओ से इन अमेरिका, अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर पर। तो वो उनकी मुलाकात सदाओं से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर हुई। सी हैज 2 चिल्ड्रेन, उनके पास 2 बच्चे हैं। सी हैज अपारेंटली, यानी कि सी
हैज अपारेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, इनकैलकुलेटेड विकसित किया है ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज यानी कि मानवतावादी मूल्यों को। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया है, ठीक है। सी थॉट उसने सोचा, द बेस्ट थिंग सबसे अच्छी चीज टू डील निपटने के लिए विथ द अमेरिकन सोल्जर से वाज टू थ्रो कि उसको फेंक दिया जाए हिम बैक दोबारा इनटू द सी समुद्र में। तो उसने सोचा कि अमेरिकी सैनिक से निपटने के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। बट लेकिन सी डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंस्टीड इसके बजाय सी सजेस्टेड, उन्होंने उचित समझा टू कैरी अंदर लाने का द मैन आदमी को इनसाइड अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उस आदमी को अंदर ले जाने का सुझाव दिया। सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना, ठीक है। उसके बाद में क्या है देखिए, जो सैनिक था, अमेरिकी सैनिक था, वो घायल था। तो उन्होंने सोचा कि खून निकल रहा है भाई, इसको धोया जाए। वो धोना मत समझिएगा, लाठी डंडे से बरसात होने लगी, ठीक है, उसके घाव को, ठीक है। तो सी वास्ट, उन्होंने धोया द सोल्जर के फोल्जर को, उन्होंने सिपाही को धोया। अब धोया का मतलब हुआ कि उनके जो घाव थे या उनके शरीर को धोया हुआ। जब यमी ने रिफ्यूज मना किया टू डू सो, ऐसा करने के लिए। तो जब यमी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने सिपाही को धोया, ठीक है। सी हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड सोल्जर, सी हेल्प्स, उसने मदद की, हर हस्बैंड, अपने पति की, इन ऑपरेटिंग, ऑपरेशन करने में, ऑन द वुंडेड सोल्जर यानी कि घायल सिपाही की, घायल सोल्जर की, ठीक है। तो वो घायल सैनिक के ऑपरेशन में अपने पति की मदद करती है। सी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक यानी कि सी गिव, वो देती है, द पेशेंट को एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा। तो वो मरीज को बेहोशी की दवा भी देती है। सी कीप्स अप हर डिग्निटी यानी कि सी कीप्स, वो बनाए रखती है, हर डिग्निटी, अपने डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, अपने गरिमा को, एज, क्योंकि द सर्वेंट, उसका जो नौकर है, लीव क्राइंग, वो रोते हुए चला जाता है। जब नौकर रोते हुए चले जाते हैं तो वो अपनी गरिमा बनाए रखती है। सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है, टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, अपने घर का काम करने के लिए। तो वो अपने घर का काम करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। लड़की है, मेहनत करना है, ठीक है, घर का काम तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, सबको नहीं करना होता है। देखो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं। राइट या कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो, हाना इज ए यंग डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल वुमेन, हाना एक सुंदर, नाजुक और युवा महिला है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस, वो उसकी मुलाकात सदाओं से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर हुई। सी हैज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। सी हैज अपारेंटली इनकलकेटेड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, उसने स्पष्ट रूप से मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया है। सी थॉट द बेस्ट थिंग टू डील with the American soldier was to throw him back into the sea, उन्होंने स्पष्ट रूप से यानी कि उसने सोचा कि अमेरिकी सैनिक से निपटने के लिए सबसे अच्छी बात उसे वापस समुद्र में फेंक देना है। बट सी डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड सी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, यानी कि इसके बजाय उसने उस आदमी को अंदर ले जाने का सुझाव दिया। सी वाज द सोल्जर व्हेन यमी रिफ्यूज टू डू सो, जब यमी ने ऐसा करने से इनकार किया फिर भी उसने सिपाही को धोया, उसके जो घाव थे उसको धोया। सी हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड सोल्जर, यानी कि वो घायल सैनिक के ऑपरेशन में अपने पति की भी मदद करती है। सी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक, वो मरीज को बेहोशी की दवा भी देती है। सी कीप्स अप हर डिग्निटी एज द सर्वेंट लिविंग क्राइंग, जब उसका नौकर रोते हुए चला जाता है तो वो अपनी गरिमा बनाए रखती है। सी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, वो अपने घर का काम करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। नहीं रहेगा नौकर, हम खुद कर लेंगे, हमें भी भगवान ने हाथ पैर दिया, ठीक है, हम नहीं करेंगे, आप करिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 4 से था। अब चैप्टर 5 पे हम आते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट्स चैप्टर पर। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉ ये कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, यानी कि मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मिस्टर लैम्ब कौन है,
देखो, मिस्टर लैम्ब वाज ए काइंड हार्टेड मैन, यानी कि मिस्टर लैम्ब वाज थे ए काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु व्यक्ति। तो मिस्टर लैम्ब एक दयालु व्यक्ति थे। हिज वन लेग वाज ऑफ टिन, हिज वन लेग उनका एक पैर वाज था ऑफ टिन, टिन का, तो उसका एक पैर टिन का था, मतलब जो टीना होता है ना उसी का लगा था उसका पैर। एक पैर अच्छा था, एक पैर टिन का था, क्योंकि बमबारी में उन्होंने अपने पैर को खो दिया था। आगे देखिए, बट ही लेड जस्ट एज नॉर्मल लाइफ एज आर अदर डिड, यानी कि बट लेकिन ही लेड वो जीते हैं जस्ट एज नॉर्मल लाइफ, यानी कि एक सामान्य जीवन, एज आल अदर डिड जैसा लोग जीते हैं। ठीक है, भले उनका पैर नहीं था लेकिन वो एक सामान्य, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों की तरह ही सामान्य जीवन जिया। ठीक है, कमी तो सबके अंदर होती है, कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर होती है। अगर उस कमी को लेकर बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो आप रोते रह जाओगे। अगर उस कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत आप बना सकते हैं, जैसे खली है, खली जी का मतलब लंबाई काफी ज्यादा था, हो सकता उनको कोई रोग था शायद, और उस रोग को उन्होंने अपनी ताकत बनाई और आज इतना नाम उन्होंने कमाया। तो अपने कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखो। ही डिड नॉट हैव एनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ही डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं थी, एनी इन्फीरियरिटी, कोई भी हीन कॉम्प्लेक्स भावना, तो उनमें कोई हीन भावना नहीं थी। ही लव्ड मीटिंग पीपल, वो लोगों से मिलना पसंद करते थे, मतलब उन्हें लोगों से मिलना बहुत पसंद था। हिज लाइफ बीकम ए मोटिवेशन फॉर डेयरी, हिज लाइफ उनका जीवन बीकम बन गया ए मोटिवेशन, एक मोटिवेशन फॉर डेयरी, डेयरी के लिए, तो उनका जीवन डेयरी के लिए एक प्रेरणा बन गया। एंड ही ओवरकम हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और ही ओवरकम, उन्होंने काबू पा लिया, हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने हीन भावना पर। ठीक है, तो उनका जीवन डेयरी के लिए प्रेरणा बन गया और उन्होंने अपनी हीन भावना पर काबू पा लिया। डेयरी, जिनका चेहरा जला हुआ था, जिनको लगता था मुझे कोई नहीं देखता, मैं बदसूरत, ठीक है, फिर भी समझ में आया। नाउ अब ही गॉट रिड, वो छुटकारा पा गया ऑफ द फीलिंग, भावना से, दैट जो पीपल डिड नॉट लाइक हिम, कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस भावना से वो छुटकारा पा गए कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ही स्टार्टेड टू लव हिज लाइफ, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू लव, प्यार करना, हिज लाइफ, अपने जीवन से, तो उसे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा, मतलब उसे अपनी जिंदगी प्यारी लगने लगी। ठीक है, कोई भी कमी हो, हमेशा जिंदगी आपको खुलकर जीनी चाहिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ठीक है, आगे देखिए, ही केम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन, ही केम आउट, वो बाहर आ गया, ऑफ हिज सेक्लूजन, यानी कि अपनी एकांतवास से, तो वो अपने एकांतवास से बाहर आ गया। उसे लगता था कि दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे अंदर कमी है, उस कमी को लेकर मैं अकेला रहता हूं, लेकिन वो इस भावना से भी बाहर आ गया। द स्ट्रीट किड्स, कुछ सड़क के बच्चे काल पुकारते थे मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब, बिकॉज, क्योंकि ही हैज एन आर्टिफिशियल, ही हैज, उनके पास था, एन आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम, लेग, पैर ऑफ टिन, टिन का। तो सड़क के बच्चे मिस्टर लैम्ब को लेमी लैम्ब कहते थे, क्योंकि उनके पास टिन का एक कृत्रिम पैर था, आर्टिफिशियल पैर था। मतलब अगर आपके अंदर कोई कमी है, आप रोड पे जाएंगे, 4 लोग कहेंगे जरूर, चेहरा किसी का जला हुआ है, लोग देखेंगे यार इसका चेहरा नहीं। दुनिया के बातों पे मत जाओ, उनका तो काम है बोलना, खुद के ऊपर काम करो और कुछ करके दिखाओ। ठीक है, कमियां तो सबके अंदर होती है भाई, किसी को भगवान ने पूर्ण रूप से नहीं बनाया है। आगे देखिए, और कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हो जाए फिर भी आपकी पैसे की भूख नहीं जाएगी। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती, पैसे की भूख और कुछ प्राप्त करने की इच्छा हमेशा लगी रहती है। ठीक है, समझ में आया, कितना भी अच्छा उसको दे दिया जाए। देखिए, वन ऑफ हिज रियल लेग, उनका जो एक वास्तविक पैर है, हैड बीन ब्लोन, वो उड़ गया था ऑफ इन ये बॉम्ब एक्सप्लोजन, एक बमबारी में। तो उनका जो एक पैर है, उसका एक असली पैर एक बम विस्फोट में उड़ गया था। ठीक है, ही हैज बीकम यूज टू इट, उसे उसकी आदत लग गई थी, उसे इसकी आदत हो गई थी। ठीक है, ऑन द होल, कुल मिलाकर ही वाज एन एंजल, यानी कि वो एक एंजल का मतलब देवदूत की तरह था, अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स, लोगों के बीच। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो मनुष्यों के बीच एक देवदूत थे। ह्यूमन बींग्स का मतलब मनुष्यों के बीच। व्हेन डेरी, जब डेरी रीच दियर, वहां पहुंचते हैं, ही फाउंड, वो पाते हैं मिस्टर लैम्ब को डेड, मृत।
तो जब डेरी वहां पहुंचा तो उसने मिस्टर लैम को मृत पाया। डेरी वाज वेरी मच शॉक्ड, डेरी बहुत ज्यादा सदमे, डेरी को बहुत बड़ा सदमा लगा, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट हेल्प हिम, उसने उसकी मदद वो नहीं कर सका था, इसीलिए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम। क्वेश्चन आपका है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मिस्टर लैम वाज ए काइंड हार्टेड मैन, मिस्टर लैम एक दयालु व्यक्ति थे। हिज वन लेग वाज ऑफ टिन, उनका एक पैर टिन का था। बट ही लेड जस्ट एज नॉर्मल लाइफ एज ऑल अदर डिड, लेकिन अन्य लोगों की तरह ही सामान्य जीवन उन्होंने जिया। ही डिड नॉट हैव एनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उनके पास कोई भी हीन भावना नहीं था। ही लव्ड मीटिंग पीपल, उन्हें लोगों से मिलना पसंद था। हिज लाइफ बिकम ए मोटिवेशन फॉर डेरी, उनका जीवन डेरी के लिए मोटिवेशन बन गया। एंड ही ओवरकम हिज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसने अपने हीन भावना पर काबू पा लिया। नाउ ही गॉट रिड ऑफ द फीलिंग दैट पीपल डिड नॉट लाइक इट, अब वो इस भावना से भी छुटकारा पा गया कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। ही स्टार्टेड टू लव हिज लाइफ, उसे अपना जीवन बहुत प्यारा लगना लगा, अपने जीवन से वो प्यार करने लगा। ही केम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन, वो अपनी एकांतता से बाहर आ गया, एकांतवास से बाहर आ गया। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम लैमी लैम बिकॉज ही हैज एन आर्टिफिशियल लेग ऑफ टिन, जो सड़क के बच्चे थे वो मिस्टर लैम को लैमी लैम कहकर पुकारते थे क्योंकि उनके पास एक टिन का आर्टिफिशियल पैर था। वन ऑफ हिज रियल लेग्स हैज बीन ब्लोन ऑफ इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, उनका जो एक असली पैर है वो बम विस्फोट में उड़ गया था। ही हैज बिकम यूज्ड टू इट, उसे अब इसकी आदत हो चुकी थी। ऑन द होल ही वाज एन एंजल अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग, कुल मिलाकर वो मनुष्यों के बीच एक देवदूत थे। When डेरी reaches there, जब डेरी वहां पहुंचते हैं, he found मिस्टर लैम डेड, वो मिस्टर लैम को मृत पाते हैं। डेरी was very much shocked because he could not help him, डेरी को बहुत बड़ा सदमा लगा क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सका। बस भाई थोड़ा सा प्रेरित, थोड़ा मोटिवेशनल कहानी है कि अगर उसका भले ही पैर नहीं था, एक टिन का पैर लगा था, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ जीता था। कोई भी कमी किसी के अंदर हो, हमेशा नॉर्मल लाइफ जीजिए। आपको भगवान ने किसी ना किसी काम से ही भेजा है, किसी चीज को भगवान ने फालतू नहीं बनाया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 6 है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से है। अब चाइल्डहुड की मेमोरीज तो हम लोगों को भी पता है, मतलब बचपन का जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, सबके अंदर रहती हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, घूमते थे, टहलते थे, बहुत छोटे थे, खेलते थे। ठीक है, अब तो जिम्मेदारियों का पहाड़ है और ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिसको चलना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे आप 12th में है, पहले बच्चे थे खूब एंजॉय करते थे, अब बड़े हो गए, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 12th में हो, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधियां डिड बामा ने विटनेस ऑन हर वे, यानी कि अपने रास्ते में बैक होम, जब वो घर लौट रहे थे फ्रॉम स्कूल से, तो स्कूल से घर वापस जाते समय बामा ने कौन सी गतिविधियां देखी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बामा जो है ये लेडीज़ हैं, कौन सी गतिविधियां उन्होंने देखी। तो देखिए ऑन हर वे बैक होम, यानी कि स्कूल से घर लौटते समय, फ्रॉम स्कूल से बामा वुड टेक, वो लगभग लेती थी 30 मिनट, 30 मिनट टू कवर करने के लिए ए 10 मिनट डिस्टेंस, यानी कि 10 मिनट डिस्टेंस को। ठीक है, तो स्कूल से घर लौटते समय बामा को 10 मिनट की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते थे। मतलब जहाँ जो रास्ता 10 मिनट का है उसमें वो 30 मिनट लगा देती थी। क्यों? क्योंकि वो सारी गतिविधियों को देखते हुए आती थी। जैसे हम स्कूल पैदल जा रहे हैं तो जो बीच बीच में गतिविधियां होंगी, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। दिस वाज बिकॉज सी वुड विटनेस वेरियस एक्टिविटीज ऑन हर वे बैक होम, यानी कि दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि सी वुड, यानी कि सी वुड वो विटनेस देखती थी वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि विभिन्न गतिविधियों को ऑन हर वे, अपने रास्ते में बैक होम, घर लौटते समय। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घर वापस आते समय विभिन्न गतिविधियों को देखती थी। क्या क्या देखती थी? द परफॉर्मिंग मंकी, यानी कि बंदर परफॉर्म कर रहे हैं भाई, डांस कर रहे हैं, डिस्को डांस। ठीक है,
जिसको डांस नहीं करना भाई जाके अपनी भैंस चराओ। द स्नेक चार्म, यानी कि बंदर के साथ साथ सपेरे को भी देखते थे, सांप जो नाचते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं। द साइक्लिस्ट, और साइक्लिस्ट जो साइकिल चलाने वाले हैं, साइकिल चालक, हु हैज नॉट गॉटन ऑफ, जो नहीं उतरा था हिज बाइक, अपनी बाइक से, फॉर 3 days, 3 दिन तक, ठीक है। तो वो रास्ते में प्रदर्शन करने वाला बंदर, सपेरा और उस साइकिल चालक को देखती थी जो 3 दिनों से अपनी बाइक से नहीं उतरा था। भाई 3 दिन तक नहीं उतरेंगे तो सोएंगे क्या, खाएंगे क्या, ठीक है, मुझे तो नहीं पता। आगे देखिए, सी आल्सो वॉच्ड द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द मारियाटा टेम्पल, यानी कि सी आल्सो वॉच्ड, उन्होंने ये भी देखा द पोंगल ऑफरिंग, यानी कि जो पोंगल होता है, पोंगल क्या है, प्रसाद है, ठीक है, पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड, वो पकाया जा रहा था इन फ्रंट के सामने ऑफ द मारियाटा टेम्पल, मारियाटा मंदिर के। तो उन्होंने मारियाता मंदिर के सामने पोंगल का प्रसाद पकते हुए भी देखा, ठीक है। अंदर गए तो प्रसाद खत्म, बाहर आए चप्पल गायब, सुना होगा। एट टाइम्स पीपल, यानी कि एट टाइम्स पीपल, यानी कि जो लोग हैं, कुछ समय पर लोग, फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ राजनीतिक पार्टीज से लोग आते थे, वुड अराइव, वो पहुंचते थे, पुट अप ये स्टेज, और वो स्टेज पर जाते थे, एंड हरांग्यू, और परेशान करते थे द पब्लिक को, थ्रो दियर माइक्स, अपने माइक से, ठीक है। तो वहाँ पे और भी सारी चीज़ें होती थी। कभी कभी विचित्र राजनीतिक दलों के लोग आते थे, मंच बनाते थे और अपने माइक के माध्यम से जनता को परेशान करते, मतलब भाई बोलते थे, कुछ जनता को अच्छा लगता था, किसी को नहीं अच्छा लगता था, ठीक है। आगे देखिए, सी वुड वॉच, उन्होंने ये भी देखा ए स्ट्रीट प्ले, एक स्ट्रीट प्ले का मतलब होता है जो नाटक होता है, नुक्कड़ पर नाटक, और ये पपट शो का मतलब होता है कठपुतली शो जो होता है, और ये मैजिक स्टंट, या फिर जो जादू वाला स्टंट, जादू वाला जो करतब होता है, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इतना ही नहीं, वो क्या क्या देखते हुए आती थी, वो कोई नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो या जादू का करतब वो देखती थी। ऑल दीज वुड हैपन, ये सब समय समय पर होता रहेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर होता रहेगा। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन दैट वुड डिले बामा। बट ऑलमोस्ट सर्टनली, लेकिन लगभग निश्चित रूप से, देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ मनोरंजन चल रहा होगा, अदर गोइंग ऑन दैट वुड डिले बामा, जिससे बामा को देरी होगी। ये सब समय समय पर होता रहेगा, लगभग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मनोरंजन चल रहा होगा जिससे बामा को देरी होगी। ऐसे ऐसे होता रहेगा, धीरे धीरे बचपन खत्म हो जाएगा और आ जाएंगे अपने असली रूप में। देखो क्या है, फिर से क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज डिड बामा विटनेस ऑन हर वे बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से घर वापस जाते समय बामा ने कौन सी गतिविधियां देखी। तो ऑन हर वे बैक होम फ्रॉम स्कूल बामा वुड टेक 30 मिनट्स टू कवर ये 10 मिनट डिस्टेंस, यानी कि स्कूल से घर लौटते समय बामा को 10 मिनट की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते थे। दिस वाज बिकॉज सी वुड विटनेस वेरियस एक्टिविटीज ऑन हर वे बैक होम, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घर वापस आते समय विभिन्न गतिविधियों को देखती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक चार्म, द साइक्लिस्ट हु हैज नॉट गॉटन ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, यानी कि वो क्या क्या देखती थी, प्रदर्शन करने वाला बंदर, सपेरा और वो साइकिल चालक जो 3 दिन से अपनी बाइक से नहीं उतरा था, उसको देखती थी। सी आल्सो वॉच द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द मारियाटा टेम्पल, और उन्होंने मारियाता मंदिर के सामने पोंगल का प्रसाद पकते हुए देखा, ठीक है। At times people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue the public through their mics, और इतना ही नहीं, कभी कभी विचित्र राजनीतिक दलों के लोग आते थे, मंच बनाते थे और अपने माइक के माध्यम से जनता को परेशान करते थे। सी वुड वॉच ये स्ट्रीट प्ले और ये पपट शो और ये मैजिक स्टंट परफॉर्मेंस, और वो कोई नुक्कड़ नाटक या कठपुतली शो या जादू का करतब भी देखती थी। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर होता रहेगा। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन दैट वुड डिले बामा, और लेकिन लगभग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मनोरंजन चल रहा होगा जिससे बामा को देरी होगी। टाइम ऐसे चलता रहेगा, धीरे धीरे सारा टाइम बीत जाएगा,
समय को आप नहीं रोक सकते। टाइम एक ऐसी चीज है जो ना तो किसी के लिए रुकती है ना आप इसे रोक सकते हैं, ठीक है। टाइम की कद्र करो, टाइम जो आपके पास है उसमें जो आप काम कर रहे हो प्रेजेंट में दिल लगा के करो, मन लगा कर करो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करो, ना तो ये टाइम बार बार आएगा ना तो आपका 12th बार बार आएगा। इन्हीं लाइनों के साथ आज का ये क्लास हमारा फिनिश होगा। हमने क्लास 12 इंग्लिश के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे सबको पढ़ डाला, ठीक है। अब अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम प्रोज के भी लॉन्ग क्वेश्चन एक वीडियो में लाएंगे। देखिए आपको समझाना मेरा काम है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, इससे बेटर आपको कोई नहीं समझाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।